दर्जनों लोग उस कुएं में कूदने लगे। उन्हें लगा कि शायद पानी उन्हें बचा लेगा, लेकिन एक के ऊपर एक गिरती लाशों ने उस कुएं को खूनी कुआं बना दिया। कुछ ही मिनटों में वह कुआं गले तक इंसानी जिस्मों से भर गया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का बारूद खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंच गया। पूरे 10 मिनट, इन 600 सेकंडों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। जब बंदूकें खामोश हुईं, तो बाग में पसरा सन्नाटा गोलियों की आवाज से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ धुआं, बारूद की गंध और खून की नदियां उठी। ऊधम सिंह, जो उस समय वहां मौजूद थे, अपनी आंखों के सामने बिछी लाशों के ढेर को देख सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक नन्हा बच्चा अपनी मरी हुई माँ के सीने से लिपटकर दूध पीने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे बूढ़े बाप अपने बेटों की लाशों पर सिर रखकर विलाप कर रहे थे। वह दृश्य किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी था। डायर ने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा। वह अपने सैनिकों के साथ गर्व से बाहर निकल गया, जैसे उसने कोई महान विजय प्राप्त की हो। उसके जाने के बाद अमृतसर में सैन्य शासन के तहत बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। इसका मतलब था कि कोई भी रात में बाहर नहीं निकल सकता था। तड़पते हुए घायलों को पानी देने वाला कोई नहीं था। रात के अंधेरे में बाग के भीतर से सिसकियों और पानी पानी की आवाजें आती रहीं, लेकिन डरा हुआ शहर खामोश रहा। रतन देवी नाम की एक महिला, जिसका पति उस नरसंहार में मारा गया था, पूरी रात अपने पति की लाश के पास बैठी रही। वह हाथ में डंडा लेकर कुत्तों और गिद्धों को अपने पति के शरीर से दूर भगाती रही। वह रात अमृतसर की सबसे काली रात थी। हजारों लोग मारे गए थे, हजारों घायल थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इस संख्या को महज कुछ 100 बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। उस दिन जलियांवाला बाग की मिट्टी ने सिर्फ खून नहीं सोखा था, बल्कि उसने एक प्रतिशोध को जन्म दिया था। लाशों के उस ढेर के बीच खड़ा ऊधम सिंह अब वह पानी पिलाने वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वहाँ एक भयानक ज्वाला दहक रही थी। उसने बाग की गीली सुर्ख मिट्टी को